वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का एक स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, और इसके राइटर का नाम है एनिस जंग। एनिस जंग जो है वो एक इंडियन राइटर है, और ये जो स्टोरी है ना लॉस्ट स्प्रिंग, ये इनका एक बहुत बड़ा स्टोरी था। उसका एक पार्ट है जिसका नाम है स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये जो है कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ये भारत के अंदर जो सच्चाई है, जो किस तरीके से लोग गरीबी के कारण बहुत सा बच्चा अपना सपना तो देखता है लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाता है, उस चीज़ को बताई है एनिस जंग। और उसमें जो पूरा स्टोरी है इसमें दो बच्चे का ये बात बताती है। एक का नाम है साहिब जो सीमापुरी में रहता है, और दूसरा का नाम है मुकेश जो कि फिरोज़ाबाद में रहता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि साहिब के बारे में। साहिब एक लड़का है जो सीमापुरी में रहता है, और ये एक छोटा सा लड़का है जो क्या करता है, कूड़ा बीनने का काम करता है, यानी रैट कीपिंग का काम करता है। और ये लोग जो है ना सीमापुरी में, पहले बताती है राइटर कि ऐसा तकरीबन 10,000 लोग हैं जो रैट पिकिंग का काम करते हैं, यानी कूड़ा बीनने का काम करते हैं। और उन लोगों के पास ना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है भारत का, क्योंकि ये लोग जो है ना जितने भी रैट पिकर्स हैं वहाँ सीमापुरी में रहने वाले, अक्सर ज़्यादातर वो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं। और वो लोग बताते हैं कि बांग्लादेश से वो लोग इसलिए आए हुए हैं कि बांग्लादेश ढाका में जब वो लोग रहते थे उस वक्त वहाँ पर बहुत सा नेचुरल डिजास्टर आते रहता था, जैसे बहुत कई तूफान आता था। तो वो सब को छोड़ के, उस जगह को छोड़ के वो लोग 1971 में भारत आया ताकि उन लोगों को रोजी रोटी मिल सके। वो लोग कमाने के लिए भारत आया, लेकिन इनके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। और आइडेंटिटी कार्ड के नाम पे उन लोगों के पास सिर्फ भारत का एक राशन कार्ड है, जिनसे उन लोगों को चावल वगैरह मिल जाता है और वो लोग अपना रोजी रोटी चला लेता है। और ये लोग जो है ना जितने भी राइट स्पीकर है वो लोग के बारे बताती है एनिस जंग कि ये लोग को कोई मतलब भी नहीं है कि इनके पास कोई आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इनका ज़िंदगी में सबसे पहला इन लोगों का मकसद है तो सिर्फ अपना पेट को पालना, मतलब खाना पीना करना ही इनका मकसद है पहला, क्योंकि इनके पास इतना गरीबी है। और यहाँ जो सीमापुरी में जितने लोग भी रहने वाले ना राइट पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वाले, वो सब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास गरीबी बहुत है। साफ़ सफाई का उनको कुछ पता नहीं है, इतना गरीबी, पुराना कपड़ा पहनते हैं जो जिससे उनको बहुत सा बीमारी भी होने का खतरा है। वो लोग का घर ऐसा है जहाँ पर मतलब एक बोलो कि जानवर भी जहाँ नहीं रहना चाहेगा वहाँ पर उस तरीके से वो लोग घर में रहते हैं। और बच्चा से लेकर बड़ा तक वहाँ पर रैट पिकिंग का ही काम करता है। तो ये जो लड़का है साहिब, इससे एनिस जंग एक किस दिन मिलती है। एक दिन एनिस जंग अपने घर के बाहर खड़ी रहती है, तो जैसे ही खड़ी रहती है तो वहाँ पर एनिस जंग देखती कुछ बच्चा जो है वो कूड़ा को उठा रहा है, यानी साहिब लोग जो उसका पूरा फ्रेंड्स थे वो लोग कूड़ा को उठा रहा है। तो उस वक्त एनिस जंग जो है वो बोलती है साहिब को बुला के कि तुम स्कूल जाते हो। तो साहिब बोलता है कि नहीं, हम स्कूल नहीं जाते हैं। तो फिर एनिस जंग बोलती है उसको कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो वो साहिब बोलता है कि हम इसलिए स्कूल नहीं जाते क्योंकि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। तो उसके बाद एनिस जंग बोलती है कि अगर हम स्कूल खोलेंगे तो तुम आओगे पढ़ने। तो वो बहुत खुश होता है साहिब, और वो कहता है कि हाँ ज़रूर आएंगे। उसके बाद कुछ दिन जब हो जाता है तो उसके बाद वो फिर पूछता है एनिस जंग से कि क्या आपका स्कूल बन गया, जो स्कूल आप बोले थे कि मेरा स्कूल खुलेगा तो तुम आओगे पढ़ने। तो एनिस जंग को बहुत मतलब अजीब लगता है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं रहता है। उसके बाद एनिस जंग उससे एक दिन पूछती है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। तो वो बोलता है मेरा नाम साहिब आलम है। तो एनिस जंग उसके मन में सोचती है, फिर पहले उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम का मतलब तुमको पता है। तो वो बोलता है नहीं, हमको नाम का मतलब नहीं पता है। तो एनिस जंग को इसका नाम का मतलब पता रहता है। इसका नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी पूरे दुनिया का बादशाह। तो एनिस जंग मन में सोचती है कि ये बेचारा को अगर पता चल जाए कि इसका नाम का मतलब ये है तो इसको कितना अजीब सा लगेगा कि ये काम तो कूड़ा उठाने का करता है लेकिन इसका नाम का मतलब कितना बड़ा होता है। उसके बाद एक दिन एनिस जंग उससे पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। वो लोग चप्पल नहीं पहने हुए रहते। तो एनिस जंग को वो जवाब देता है
कि चप्पल हम इसलिए नहीं पहने हैं क्योंकि मेरी माँ जो है वो सेल्फ में, जो घर का सेल्फ है उसके ऊपर मेरा चप्पल को रख दी है। तो उसके बाद एनिस जंग ये भी बताती है कि यहाँ पे सीमापुरी में रहने वाले जो बच्चे हैं ना, वो ऐसा लगता है जैसे कि ये गरीबी के वजह से नहीं चप्पल पहनते हैं, बल्कि इतना कोई बच्चा ही चप्पल नहीं पहनता है, ऐसा लगता है जैसे ये कोई ट्रेडिशनल है, इस वजह से ये लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। और यही सब सोचते सोचते उसको एक जगह का बात भी याद आ जाता है, एक स्टोरी उसको याद आ जाता है एनिस जंग को। ये स्टोरी था उडुपी का। उडुपी एक जगह था, वो मन में उसको उस चीज़ को याद करते रहती है कि किस तरह उडुपी में एक जगह था जहाँ पर एक पुराना मंदिर हुआ करता था, और वहाँ पर मंदिर में एक स्कूल भी था, और उस स्कूल में जो पढ़ाने वाले जो पुजारी थे ना, उसका जो बेटा था वहाँ पर मूर्ति के सामने खड़ा होके, यानी मंदिर में खड़ा होके वो प्रार्थना करता है कि उसको एक जोड़ा जूता मिल जाए। मतलब उसके लिए जूता पहनना बहुत एक गर्व की बात था, बहुत उसका मतलब एक चाहत था कि हमको जूता मिले, इतना शौक था उस बच्चे का। तो वही एनिस जंग सोच रही थी। उसके बाद फिर वो बताती है कि उसके 30 साल बाद वहाँ पर कई बच्चों को देखती है वो, कि उसी प्रीस्ट का वो परिवार का बच्चा रहता है जो स्कूल से आता है, अपना बैग को फेंकता है, जूता खोल के फेंकता है और अपना ज़िंदगी में जी रहा होता है। तो एनिस जंग को समझ में आ जाता है कि इन लोगों को तो जूता मिल गया, यानी इनका लाइफ स्टाइल तो अब ऐसा हो गया कि जूता ये लोग पहन सकता है, लेकिन ऐसा भारत के अंदर कितना बच्चा होगा जिनका आज भी प्रार्थना कबूल नहीं हुआ होगा कि वो लोग अब जूता पहन सके। ये बताती है एनिस जंग। उसके बाद फिर एनिस जंग एक बताती है कि एक दिन साहेब जो है एक बच्चा, 2 लड़का को देखता है जो कि टेनिस खेल रहा होता है, और उस बच्चे को जब देखता है साहेब, जो लोग बहुत अमीर घर के थे और बहुत वेल ड्रेस्ड थे, तो साहेब खड़ा होके अपना बैग को लेके देख रहा होता है। उसी वक्त एनिस जंग आ जाती है। एनिस जंग जब आती है तो उससे बात करता है साहेब, और जब साहेब बात करता है तो वो बताता है एनिस जंग को कि आप देख रहे हैं वो बच्चा, जो ये गेम हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी साहेब को टेनिस खेलना बहुत पसंद है। और वो ये भी बताता है अपना जूता को दिखाते जो फटा हुआ था, तो साहेब बोलता है वो फटा हुआ जूता पहन के कि ये भी एक टेनिस शू है, मगर ये किसी अमीर बच्चा का था, जो एक सिर्फ छोटा सा छेद होने के वजह से वो उस जूता को वो त्याग दिया, तो ये हमको मिला है। और साहिब वो जूता को टेनिस शू का पहना हुआ था बहुत गर्व के साथ। और एनिस जंग को ये भी बताता है साहेब कि जब ये बच्चे खेल के यहाँ से चल जाते हैं ना, और यहाँ कोई नहीं रहता है ना, तो हम अकेले अंदर जाते हैं और इस गेम को खेलते हैं। तो एनिस जंग को ये बात बहुत अजीब लगता है और दिल में दुख भी होता है कि इस बच्चा का जो शौक़ है, जो इस गेम को खेलने को, वो फ़िलहाल ये अभी नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता? क्योंकि इसको काम करना पड़ता है, ये बहुत गरीबी में जीवन को गुजारता है। उसके बाद एनिस जंग बताती है कि साहेब जो है ना, उसके बाद रैट पिकिंग का काम, यानी जो कूड़ा बीनने का काम को छोड़ के उसके बाद ये एक टी स्टॉल में भी काम करता है। टी स्टॉल में काम करता है और वहाँ उसका काम क्या रहता है, जो चाय का कैनिस्टर होता है ना, उस कैनिस्टर को उठाना है और चाय लेज के जो कस्टमर्स हैं उनको देना है, या कहीं ऑर्डर आया है तो उसको देना है। लेकिन साहेब को जो है वहाँ पर कितना मिलता है तनख्वाह? 800 रुपया हर महीना तनख्वाह और 2 टाइम का खाना मिलता है। लेकिन साहेब को ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। साहेब को लगता था कि ये कैनिस्टर बहुत भारी है। मतलब असल में वो भारी नहीं होता है, लेकिन साहेब को ऐसा महसूस होता है जैसे ये काम करने से वो किसी पर बंध गया है। लेकिन वो जो गार्बेज था, वो गार्बेज का बैग जो कूड़ा उठाता था, वो उसको हल्का लगता था, क्योंकि वो उसका अपना काम था। और एनिस जंग इसमें एक बात और ये भी बताती है कि इन लोगों के लिए, यानी जो जितने भी कूड़े बीनने वाले हैं, उनमें से जितने बड़े लोग हैं उनके लिए तो ये काम एक रोजी रोटी का ज़रिया होता है, लेकिन इन बच्चों को लिए, जो बच्चा उठाता है कूड़ा के लिए, उसको लगता है ये काम एक मतलब बहुत, उसको वो कूड़ा खजाना के जैसा लगता है, क्योंकि उससे कभी कभी उन लोगों को गोल्ड का, कभी सिल्वर का कॉइन भी मिल जाता है। तो ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट एनिस जंग यहाँ बताती किस तरीके से रैट पिकर्स को कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट में बताती है
ये बताती है एक लड़के के बारे में जो रहने वाला है फिरोजाबाद का और जिसका नाम मुकेश है। तो सबसे पहले हम बता दें कि फिरोजाबाद में जो है ना, वहाँ पे बैंगल्स का फैक्ट्री है और वहाँ पर बैंगल्स बनाया जाता है। बैंगल्स यानी क्या हो गया, चूड़ी। तो चूड़ी जो बनाया जाता है तो वहाँ के फैक्ट्री में का स्थिति बहुत बुरा है, यानी वर्कर्स जितने भी काम करते हैं वो लोग बिना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट पहने हुए ही काम करते हैं और वहाँ के जितने भी मजदूर हैं उनका हाल बहुत वाकई में बुरा है। तो इसी चीज़ को, वहाँ का जो तकलीफ़ है उसको एनिस जंग लिख के हम लोगों को बताई है। तो ये लड़का है जो मुकेश नाम है, फिरोजाबाद का रहने वाला है और ये भी बैंगल फैक्ट्री में काम करता है। और ये बताती है कि जो वहाँ पे बैंगल फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं ना, वो सब ट्रेडिशनल है, यानी ख़ानदानी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, बल्कि वहाँ पे रहने वाले जितने लोग हैं वो सब ख़ानदानी इस पेशे से जुड़े हुए हैं। और वहाँ पर जो बैंगल फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ पर ना ही अच्छे तरीके से रोशनी आता है, ना ही अच्छे तरीके से हवा आता है। इतना होने के बाद भी वहाँ पे तकरीबन 20,000 बच्चे उस बैंगल फैक्ट्री में काम करते हैं। उसके बाद राइटर बताती कि मुकेश के परिवार में उसके दादा हैं, उसके दादी है, उसका भाई है, उसकी भाभी है और उसका एक मुकेश खुद है और एक भाई भी है। तो वो बताती है कि उसका जो भाभी है उसको उसका ज़िंदगी में सिर्फ कोई मकसद वैसा नहीं है, सिर्फ वो मतलब घर में चूड़ी पहनती है जो उसका सुहाग का निशानी माना जाता है। और यहाँ पर फिरोजाबाद में सब लोग चूड़ी को बहुत आदर करते हैं। और इनकी भाभी जो है वो घर में खाना बना के सबको खिलाती है, जिसको आँख में भी थोड़ा तकलीफ़ है, मगर उनको सिर्फ लोग बहू बोलते हैं उसके घर में, तो वही उसके लिए एक शान की बात है, एक उसको प्रतिष्ठा की बात है कि उसको बहू बोला जाता है। और बताती राइटर कि मुकेश का जो ग्रैंड फादर है वो उसके ग्रैंड मदर के सामने ही अंधे हो गए थे। और अंधे इसलिए हो गए थे क्योंकि उनको एक कांच का टुकड़ा उड़कर उनके आँख में लग गया था, जिसके कारण वो अंधे हो गए थे। और उनके भाई से जब मिलती है एनिस जंग तो वो बताता है कि सिर्फ वो अपने जीवन में कलरफुल बैंगल्स ही देखे हैं, सिर्फ अलग अलग रंग बिरंगे चूड़ियाँ ही देखा है, कभी लाल ब्लू ग्रीन बहुत तरह का, लेकिन उसके ज़िंदगी में कोई रंग नहीं है। और उसके घर का एक सदस्य बोलता है कि आज तक हम लोग अपने जीवन में भर पेट खाना नहीं खाएं, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत खुश है, खुश इस बात के लिए संतुष्ट है ये लोग क्योंकि इनके पास कम से कम रहने के लिए एक छत तो है। ये इतना तरीके का इतना सारा दिक्कत को देख के, इनका लिविंग स्टैंडर्ड को देख के कि ये लोग बहुत गरीबी में रह रहे हैं, इनका घर ऐसा है जहाँ पर एक जानवर भी रहना पसंद नहीं करेगा, मगर फिर भी ये लोग रह रहे हैं। इस दुख को देखते हुए वहाँ पर कुछ ग्रुप्स ऑफ पर्सन खड़े थे, यानी कुछ ग्रुप में लोग खड़े थे। उनसे जाके एनिस जंग मिलती है और उनसे पूछती है कि आप लोगों के साथ इतना तकलीफ़ है, मगर आप लोग कोई ग्रुप बना के, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के क्यों नहीं अपना मांग को मांगते हैं, विरोध क्यों नहीं करते हैं, अपना जो डिमांड है उसको क्यों नहीं मांगते हैं। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोगों को क्या करेंगे, यहाँ के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, कोर्ट वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, सब मिलकर हमको एक्सप्लॉइट करेंगे, मारेंगे पीटेंगे और झूठा केस में भी फंसा देंगे और हम लोग इनसे लड़ बिल्कुल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है। और यहाँ के जितने भी पावरफुल हैं, अमीर लोग हैं, सब इनके ही लोग हैं। और उसके बाद ये बताते हैं कि गरीबी होने के वजह से इनका रोजी रोटी नहीं चलता है, तो इन लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा दे दिया जाता है और इनको फंसा दिया जाता है सूद के चक्कर में। और ये अपने जीवन में दिन प्रतिदिन गुलाम जैसे होते जा रहे हैं और ये गरीब पे से गरीब होते चले जा रहे हैं। उसके बाद एनिस जंग मिलती है मुकेश से और मुकेश को बोलती है कि क्या तुम एरोप्लेन उड़ाना पसंद करोगे? तो वो बोलता है कि नहीं। तो फिर वो बताता है मुकेश कि वो सिर्फ कार मैकेनिक बनना चाहता है। तो एनिस जंग को यही सवाल इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम एरोप्लेन उड़ाना पसंद करोगे, क्योंकि उसके घर का जो छत था उसके ऊपर से कभी कभी प्लेन गुजरा करता था। लेकिन मुकेश का ऐसा कोई सपना नहीं था कि वो प्लेन उड़ाना चाहता था। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था ताकि वो गाड़ी को कभी चला सके। तो ये स्टोरी यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।